Hello everyone. So in this video we will see last part, that is part number 2 of chapter 3. अभी तक इसका part 1 हमने देखा है, health एंड अल्टीमेट ट्रेजर. यहाँ तक हमने देख लिया था चैप्टर को. इस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज. जो डिजीज है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट करना मतलब एक होता है कि बीमार हो गए उसके बाद अपनी रक्षा करना, एक होता है कि हम उससे पहले ही बचाव करें, पहले से ही सुरक्षित रहें ताकि हमें बीमारी हो ही ना, ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके. तो उसके बारे में जानेंगे. सो क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी के नोट्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसके लिंक्स जो है, नंबर है व्हाट्सएप का स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. यहाँ आप देख सकते हो. जैसे चैप्टर नंबर 3 है ये, तो इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ. इस तरीके से डिटेल नोट्स रहेंगे आपके. जो भी टॉपिक दिया गया है बहुत अच्छे से कवर किया गया रहेगा. देन इसके बाद जो भी टेबल फॉर्मेट वगैरह में दिया हुआ है आपको डिटेल में, तो सारी चीजें कवर की गई रहेंगी. देन जो बुक की एक्सरसाइज है वो इसमें कवर होगी आपकी, और जो भी एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से टॉपिक तो एक तो डिटेल में कवर होंगे सभी जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं उसके, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एमसीक्यू होंगे सिंपल आंसर के साथ, रीजन के साथ, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. देन उसके रहेंगे देन 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, देन 4 मार्क क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे. केस स्टडी भी देखने को मिलेगी और बुक की एक्सरसाइज भी रहेगी जो सॉल्व है. ओके, So if you want such kind of notes, please connect on WhatsApp. Okay, notes are not free, so please connect accordingly. चलिए अब okay, बाकी यहाँ तो मैं दिखा ही रही हूँ आप लोगों को सभी चीजें फ्री में, राइट. So let us just start with the chapter. You might have heard phrase prevention is better than cure. आपने सुना होगा कि जब हम बचाव करें तो वो ज्यादा अच्छा है क्योर से. मतलब कोई बीमारी हो जाए उससे हम अपनी रक्षा करें, उससे अच्छा है कि पहले ही हम बचाव कर लें ताकि वो बीमारी हमें हो ही नहीं. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बहुत अच्छी एक सेइंग है, कहावत है. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. दोनों तरीके की जो डिजीज हमने पढ़ी थी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इनसे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्टिविटी दी गई है, लेट अस जस्ट रीड इट टुगेदर. ओडिशा अ कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन. एक ओडिशा में कम्युनिटी मतलब जो वहां का समूह है उन लोगों ने मिलकर सैनिटेशन जो सफाई या हम कह सकते हैं रख रखाव साफ सफाई का जो एक कैंपेन होता है वो उन्होंने किया. सो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, वहां पे कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स. की टॉयलेट्स बनाए गए लोगों द्वारा, कम्युनिटी द्वारा, और उन्हें यूज किया गया. इससे क्या हुआ, रिड्यूस्ड ओपन डेफिकेशन सिग्निफिकेंटली एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ विद फ्यूअर केस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन. बाहर में जाकर लोग शौच आदि करते थे, वो अब खत्म हो गया था. बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए जिसके कारण ये खत्म हुआ, और फिर जो बीमारियां फैलती थी उससे मतलब बचाव हुआ. बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले. डायरिया के केसेस, इन्फेक्शन के केसेस कम हो गए. फीवर मतलब कम हो गए. व्हाट यू इन्फो फ्रॉम दिस केस स्टडी. इस केस स्टडी से आप क्या समझते हैं. जो मैंने नोट्स दिए ना उसमें मैंने केस स्टडीज भी दी हुई है ये सारी, तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं. ओके, सो व्हाट यू इन्फो फ्रॉम दिस केस स्टडी, इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंपल स्टेप्स, कितना सिंपल स्टेप है कि टॉयलेट बिल्ड किया है ना, इससे इतनी सारी सुरक्षा हमें मिल गई. सो सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. इन बीमारियों से बड़े लेवल पे बचा जा सकता है. फाइंड अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन. आपके लोकेशन में ऐसे कोई कम्युनिटी कैंपेन होते हैं क्या, स्वच्छता अभियान वगैरह कुछ, तो वो आप बता सकते हैं. शेयर इन योर क्लास एंड डिस्कस विद योर पीयर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव. इन इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बताना है. नाउ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज. हमारा जो शरीर है, कभी कभी आप देखते हो फीवर होता है या कफ होता है, हम दवाई भी नहीं लेते, हम खुद से ठीक हो जाते हैं. तो हमारी बॉडी की क्या एबिलिटी है, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया है. यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स ऑल्दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरमेंट. आप देखते हैं कि हम सेम जगह पे रहते हैं तो कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है. सो हमारी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक पावर होती है टू फाइट डिजीज. शरीर से लड़ने, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर के अंदर. तो उसी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी. जैसे जो ज्यादा बीमार पड़ता है तो हम नहीं कहते उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके शरीर की कमजोर है. आवर बॉडी हैज अ स्पेशल सिस्टम. हमारी बॉडी के पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, जो फाइट करता है डिजीज से. यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज. आपने देखा है बच्चों को पोलियो ये ऐसे कुछ वैक्सीन वगैरह लगते हैं, कुछ दवाइयां हम लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, जो कि हमें कुछ बीमारियों से सेफ रखते हैं. हम बचपन में लेते हैं ना, जैसे कि पोलियो का हो गया, मिसल्स, टेटनस, देन हेपेटाइटिस.
सो ये जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स यानी जो इंजेक्शन के थ्रू दवाई दी जा रही हैं, ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में, प्रिवेंट मतलब सुरक्षा करने में सीरियस इन्फेक्शन से, जो कि कॉज कर सकते हैं वायरस या बैक्टीरिया। ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जो बीमारी को फैला सकते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उनसे ये वैक्सीन लड़ने में मदद करते हैं। तो ये वैक्सीन हेल्प करती है हमारी बॉडी को फाइट सर्टेन डिजीज बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारे शरीर की जो क्षमता है बीमारी से लड़ने की, ये वैक्सीन उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स, प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी में पहले से नहीं था कि पोलियो का कोई वायरस आएगा तो अब उसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन पोलियो के जो हमने इंजेक्शन लिए, वैक्सीन लिए, उसने हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी दी, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि अब अगर पोलियो का कोई वायरस आएगा, हार्मफुल कोई जर्म्स आएंगे, तो उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ना आता है। सो ये क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। अब ये प्रोटेक्शन हमें वैक्सीन के बाद मिली है। सो वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वे। ये जो वैक्सीन होती है ना, ये कई तरीके से बनती हैं, जैसे फ्रॉम वीकनेड और डेड पैथोजन लाइक वायरस और बैक्टीरिया। जो वायरस और बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं इन बीमारियों को, उनका मतलब बहुत कमजोर वाला एक अंश लेकर, या डेड पैथोजन है, डेड है ये बैक्टीरिया या वायरस, उनको यूज करके वैक्सीन बनाए जाते हैं। और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, या फिर वो जो पैथोजन है, मतलब जो क्रिएट कर रहा है इस बीमारी को, उसका कुछ एक हार्मलेस पार्ट लेकर इसको बनाया जाता है। कुछ नए वैक्सीन जो हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी बॉडी सेल्स को टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म, ठीक है, विच आर इम्यून सिस्टम देन लर्न टू फाइट। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसके थ्रू लड़ना जानता है, सीखता है कि किस तरीके से आप लड़ सकते हैं इन बीमारियों के अगेंस्ट। ओके, ये यहाँ पे बताया गया। ना अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि हार्मलेस पार्ट जो होता है जर्म का, वैसा हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जब वो वायरस हमारे या पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ने को तैयार रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है, टेटनस शॉट। टेटनस का आपने वैक्सीन लिया, often gives after an injury, protects against infection by tetanus causing bacteria। टेटनस जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जब टेटनस पैदा करते हैं हमारे शरीर में, सो ऐसे बैक्टीरिया के संक्रमण से, मतलब इन्फेक्शन से, टेटनस की जो वैक्सीन है वो हमें बचाते हैं। और ये हमें कब लगाया जाता है? तो चोट लगने के बाद दिया जाता है ये टेटनस का इंजेक्शन, है ना। तो इससे हमें संरक्षण मिलता है बॉडी को। इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेट बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीज। तो ये जो वैक्सीन है टेटनस का, इसमें क्या दिया जाता है? ऐसे बैक्टीरिया के थ्रू ये बना होता है जो कि निष्क्रिय है, जो कि इनएक्टिव है, अब वो बीमारी नहीं फैला सकते, उनको यूज करके, उनके जो विष होता है, उनका जो टॉक्सिन यानी जहर होता है, उसको यूज करके इंजेक्शन बनाए जाते हैं। कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है, उसी तरीके से। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? पहला वैक्सीन कब बना था? सो एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये इस कहानी में हमें जानने को मिलेगा। स्मॉल पॉक्स जैसे छोटे छोटे फुंसी जैसे हमारी बॉडी पर हो जाते हैं, कभी कभी बच्चों में आप देखते होंगे, या बड़ों को भी हो जाते हैं। सो ये डेडली डिजीज है दैट कॉज ब्लिस्टर एंड किल्ड मिलियंस। पूरे शरीर पे बड़े बड़े दाने हो जाना, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई। माइल्डर डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स सीन इन काउस कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस। और ऐसे ही काउपॉक्स भी होता है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो काउपॉक्स भी इन्फेक्ट कर सकता था। इन लेट 1700s, इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दैट पीपल हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर थे, तो 1700s के आसपास उन्होंने नोट किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ है, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। मतलब अगर काउपॉक्स आपको हो चुका है पहले, तो आपकी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम ने लर्न कर लिया है कि स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़ना है। तो ये रिलेशन उन्होंने देखा। सो दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो यहीं से पहले वैक्सीन की स्टार्ट हुई, जिसने हमें ऐसा वैक्सीन दिया जो स्मॉल पॉक्स से लड़ सकते हैं। ठीक है, सो आवर साइंटिफिक हेरिटेज यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन। इंडिया में जो वैक्सीन का सिस्टम है ना, उससे पहले वेरियोलेशन होता था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए। इट इन्वॉल्व यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता था वेरियोलेशन में, कि पहले इसमें चेचक के घाव से, जो घाव होता है ना इसमें
स्मॉल पॉक्स में जो छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, उसी से एक मटेरियल निकाला जाता था और त्वचा पर एक खरोच बनाई जाती थी। पहले के लोगों में आप देखते हो कि इस तरीके का ना गोल गोल सर्कल आपको उनकी स्किन पे देखने को मिलता होगा। जो आपके दादाजी वगैरह होंगे उनसे आप पूछिएगा, या घर में कोई बुजुर्ग होगा तो उससे स्किन पर इस तरीके से खरोच बनाई जाती थी, जिससे थोड़ा सा इन्फेक्शन होता था और इससे फिर इम्यूनिटी मिल जाती थी कि वो जो बीमारी होगी वो आपको नहीं होगी। इस कार्य को करने के लिए लोगों को टीकेदार कहा जाता था। पीपल, जो ये लोग काम करते थे ना, प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार। ठीक है, वो ये बनाते थे हाथ पर या कहीं पर भी बॉडी पे। अब देखिएगा होगा आपके घर में किसी न किसी को। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड्स हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स लाइकली बिकॉज द टू वायरस आर रिलेटेड। एडवर्ड जेनर ने क्या देखा, उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऐसे लोग हैं जो दूध दूह रही हैं, महिलाएं काव के आसपास रह रही हैं, उन्हें कभी ना कभी काव पॉक्स हुआ है, और काव पॉक्स होने के साथ साथ उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, मतलब चेचक नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये दोनों वायरस, स्मॉल पॉक्स और काव पॉक्स, दोनों क्या है, रिलेटेड है। अब हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना उन्होंने क्या की कि कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उन्होंने कहा कि जो घाव होता है ना, जब काउपॉक्स होता है बॉडी में, उससे जो घाव होता है, उस घाव में जो एक मवाद भरा हुआ है या जो लिक्विड जैसा दिख रहा है, उसकी वजह से आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। इससे स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इसमें क्या हुआ, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स। मतलब उन्होंने क्या किया, फिर टेस्ट किया। ये हो गया ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स में जो घाव होते हैं उनसे पस लेकर और एक बच्चे को इस तरीके से इंजेक्शन के थ्रू दिया। फिर उन्होंने देखा कि वो लड़का, जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो बीमार ही नहीं पड़ा, है ना। उन्होंने जिस लड़के को दिया था ना वो इंजेक्शन, जब उसे चेचक हुआ, मतलब जब उसे स्मॉल पॉक्स के संपर्क में लाया गया किसी के पास, तो उसे वो बीमारी हुई नहीं। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेसिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। रेसिस्टेंट मतलब रुकाव। इन्होंने इससे वो रिजल्ट निकाला कि जिस बच्चे को काउपॉक्स होगा या जिस भी व्यक्ति को काउपॉक्स होगा, उसे स्मॉल पॉक्स से बचाया जा सकता है। तो फिर एप्लीकेशन, अब इसका रिजल्ट आ गया। अब एप्लीकेशन क्या हुआ, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। और फिर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इस तरीके के इंजेक्शन बने और स्मॉल पॉक्स से मदद मिली बचने में। ये आप डेटा देख सकते हो किस तरीके से दिया हुआ है। केसेस दिन पर दिन कम हो गए 1980 तक आते आते। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages from infants to elderly against many serious disease। तो वैक्सीन एक ऐसा तरीका बन गया, ऐसा इफेक्टिव तरीका बन गया, जिसमें चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी एज ग्रुप के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट तरीका बन गया। Now, they help prevent illness, reduce the spread of infection। वैक्सीन्स की वजह से बीमारी कम होने लगी, इन्फेक्शन कम फैलने लगे, मिलियंस लोगों की जान हर साल बचने लगी। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, ये याद रखना जरूरी है कि वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब ये हमें हेल्प करते हैं बीमारी ना हो, नॉट क्यूरेटिव। बीमारी होने के बाद आपको क्यूरेशन नहीं देते, मतलब वो ठीक नहीं करते, बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन करते हैं। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज बिफोर दे हैपन, बट डू नॉट ट्रीट देम once somebody is already sick। पहले ही आप बीमार होते, जैसे जन्म होता है बच्चों के तो बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इंजेक्शन किस लिए, कि फ्यूचर में उनको बीमारी ना हो। लेकिन अगर किसी को बीमारी है तो फिर इन इंजेक्शन से वो ठीक नहीं होगी। ओके, सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन। कुछ लोगों को वैक्सीन से डर लगता है, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। वो बहुत अच्छे से टेस्ट किए जाते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन है ना, ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एवर हर्ड ऑफ, यहाँ पे दिया गया है इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया का क्या रोल है वैक्सीन प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर देखो, मेक इन इंडिया वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड 24 करोड़ डोजेस सप्लाई हुई है 100 कंट्रीज में अंडर वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन के थ्रू जो हम अपने रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो थ्रू द वर्ल्ड वाइड इतने इंजेक्शन जो है वो सप्लाई हुए हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। इंडिया पूरे विश्व में
भारत जो है वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं जो बड़े कंट्रीज हैं उनमें शामिल है वैक्सीन प्रोडक्शन में। ये मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन मैसिव स्केल पे, बड़े लेवल पे, एंड सप्लाइज देम टू मेनी कंट्रीज। इंडिया की जो वैक्सीन कंपनीज हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 पैंडेमिक जो आया था उसके दौरान, और कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स। ना यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, बी अ साइंटिस्ट। महाराज किशन भान was a well-known Indian doctor and scientist. ये एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने प्रमोट किया साइंस को और इनोवेशन को इंडिया में। उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट में रोटा वायरस वैक्सीन के लिए, विच प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया। बच्चों को डायरिया हो जाता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने वैक्सीन हेल्प किया इनोवेट करने में। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट एफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेड अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। उनके जो ये रिसर्च है उन्होंने क्रिएट किया एक एफोर्डेबल कि सभी लोग अफोर्ड कर सके हेल्थ केयर को, है ना, और इंडिया के हेल्थ में बिग डिफरेंस लेकर आया बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब कोई बीमारी हो गई है तो पहले हमने पढ़ा प्रिवेंशन, वैक्सीन के थ्रू हमें क्या मिलती है, प्रिवेंशन मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं कोई बीमारी हो गई तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। सो इफ आर इम्यून सिस्टम फेल, हमारा जो शरीर का बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो फेल हो जाए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, तो हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। डॉक्टर हमें या मेडिसिन देंगे जिसे कि एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, किल द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं जो कि कॉज करते हैं डिजीज को, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। ऐसे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वर्क करते हैं ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया सेल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ने में, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि ये जो सेल है ना ये ह्यूमन सेल से, एनिमल सेल से डिफरेंट होते हैं। सो ये वायरस के अगेंस्ट नहीं वर्क करते। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। नाउ यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में दिया, पहले कवर कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स वाला। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स सिंस देयर डिस्कवरी, देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैड लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। एंटीबायोटिक्स बहुत इफेक्टिव है प्रोटेक्ट करने में इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन जो रहे उनसे, और बहुत सारी लाइव्स को सेव भी किया है जब से इसकी डिस्कवरी हुई है। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज मतलब सही से यूज ना कर पाना, थोड़ा सा कुछ हो रहा है लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है। आजकल तो आप देखते होंगे न्यूज हेडलाइंस बन गई है अबाउट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ये क्या होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब कोई आपको बीमारी हुई, बैक्टीरिया से कॉज हुई, आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया बिना डॉक्टर को दिखाए, तो अब क्या होता है हमारी जो ये बीमारी है ना ये हमारे शरीर में अब ये नॉर्मल हो गई है। ये बैक्टीरिया से लड़ रही थी, पहले लड़ रही थी, लेकिन अब ये बैक्टीरिया हर वक्त हम लेते जा रहे हैं, मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स है हर वक्त हम लेते जा रहे हैं, तो जिसके कारण ये बीमारी जो है इससे लड़ने की क्षमता खो गई है, रेसिस्ट करने लगी है बीमारी। अब इससे ज्यादा पावर डोज ढूंढ रही है, मतलब कि एंटीबायोटिक्स अब ये वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है रेसिस्टेंस में, अ फिनोमेना वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय गिवन एंटीबायोटिक, जो पहले हम एंटीबायोटिक लेते थे उससे ये बैक्टीरिया क्या है किल हो जाते थे, लेकिन अब ये सर्वाइव कर पा रहे हैं और मात्रा में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक खाने के बाद भी ये बैक्टीरिया की संख्या क्या है बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब जो नॉर्मल दवाई से ठीक हो रहा था अब वो टफ हो गया है सॉल्व करना, रिस्क बढ़ गया है। अब प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अब बीमारी लंबी चलने लगी है, इवन डेथ भी हो जाती है। सो एंटीबायोटिक्स भी हमें सोच समझ कर लेना चाहिए, वही यहाँ पर बताया गया। आगे है यहाँ अभी हम देखेंगे, पहले ये जो दो पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का डिस्कवरी जिन्होंने किया उनके बारे में पढ़ते हैं। 1928 में ये डिस्कवर हुआ बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लंदन से, वो स्टडी कर रहे थे हार्मफुल बैक्टीरिया। उन्होंने देखा अ मोल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश स्टॉप्ड द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब एक उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ मोल्ड है जो बर्तन पे रखा मतलब ग्रो हो रहा है, वो बैक्टीरिया को स्टॉप कर रहा है ग्रो करने से। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ये जो मोल्ड रिलीज कर रहा है सब्सटेंस, उससे क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। जहां से पेनिसिलिन की शुरुआत हुई, फर्स्ट एंटीबायोटिक बना जिससे कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन जो होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए अब ये एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होने लगा। तो ये आपको नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, नाउ
हाउ डज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड होते हैं? जैसे कि कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, उसका असर होना कैसे कम होने लग जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया इन कम्युनिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड और टेकिंग इनकम्प्लीट डोज। आप एंटीबायोटिक तब ले रहे हो जब थोड़ा पेन है, मतलब ज्यादा नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा, फिर भी लिए जा रहे हो, बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है फिर भी, या अगर 3 दिन का लेना है आपने 2 दिन लेकर छोड़ दिया, इनकम्प्लीट डोजेस ले रहे हो तब ये होता है। तो इस कारण से क्या होता है, एंटीबायोटिक सही से ना लेने से डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया इन एनिमल्स, एनिमल्स के कैसे रेसिस्टेंस क्रिएट होता है और ह्यूमन में कैसे क्रिएट होता है ये बताया गया। तो पहले एनिमल वाला देख लेते हैं, हाउ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। प्लांट एनिमल से कैसे होता है, सो इट रीचेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, यही हम खा रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी में ये फैलता है। क्लियर है? फिर स्प्रेड रेसिस्टेंस बैक्टीरिया टू कम्युनिटी, और यहाँ लोगों में फैलता है, फिर ये कम्युनिटी के पास जाता है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल से ये स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड बाय मैन्योर एनिमल फीकल जो मैटर है, जैसे कि एनिमल वगैरह काव है या इनका जो गोबर है उससे हम खाद वगैरह डालते हैं खेतों में, उससे ये प्लांट्स में जाता है। प्लांट्स हम ह्यूमन बीइंग जो है वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी में फैलता है। इन्हीं एनिमल से हम ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। तो देखो प्लांट से भी और एनिमल प्रोडक्ट से भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एंटीबैक्टीरियल जो रेसिस्टेंस है वो क्रिएट होता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं हाउ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ह्यूमंस। तो इसमें आप देखो यहाँ पर जैसे कि अ पर्सन ने खाया मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट हॉस्पिटल, जैसे बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में उसको केयर मिलेगी। स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट, अब ये हॉस्पिटल में है तो इसके साथ साथ और भी जो पेशेंट होंगे उनमें ये स्प्रेड हो जाता है। और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स, अब हेल्थ केयर वर्कर जो है, मान लो एक नर्स है, वो इसको भी ट्रीट कर रही है और दूसरा पेशेंट जो यहाँ लेटा है उसको भी ट्रीट कर रही है, तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। इस तरीके से हॉस्पिटल में डर्टी जो सरफेस है उससे ये फैलता है। और फिर पेशेंट घर जाता है तो अपने साथ कैरी करके जाता है और उसकी वजह से पूरी फैमिली में फैलता है, फैमिली से कम्युनिटी में फैलता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा कम्युनिटी है उसमें ये एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस जो है वो स्प्रेड होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्फो थ्रू द इन्फोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5b। ये वाला जो अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3.5b, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर, इसको बचा कैसे सकते हैं। इसमें दिया गया है, हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैज बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजन। किस तरीके से ये रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा कि बैक्टीरिया वर्क ही नहीं कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इस रेसिस्टेंस को कम करने के लिए। सो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, हमें एंटीबायोटिक वाइज तरीके से लेना चाहिए, समझदारी से लेना चाहिए। जब एक तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, जितनी डोज प्रिस्क्राइब करें, सही ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए, 3 दिन बोला है तो 3 दिन, 2 दिन बोला है तो 2 दिन। अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी यूज, हेल्प्स प्रिवेंट द राइज ऑफ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया एंड कीप्स एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इससे क्या होता है कि अगर हम बिना मतलब थोड़ा बहुत अगर पेन है कुछ है तो हमें अवॉइड करना चाहिए लेना, ताकि इसका जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो कम हो सके। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनसे these have been used in India for many years to manage common health problem। तो ये इन इलाजों से हम पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, अब ये एंटीबायोटिक्स हम हर बात में लेने लगे हैं। तो इन इलाजों में क्या होता है, दे यूज नेचुरल सब्सटेंसेस, इसमें जो जड़ी बूटी है, हर्ब्स हैं, ऑयल्स हैं, इनको यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है। मिनरल्स हैं फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रोमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। आप अपनी डाइट सही करो, अपनी लाइफस्टाइल सही करो, सही समय पे सो, सही समय पर उठो, इससे बहुत सारी हमारी बॉडी जो है रिकवर होती है और इलनेस से लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन while these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not have effective for all disease at all stages। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपके काम आए। Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation। Early diagnosis and continuous care are key to control the disease progression and prevent complication। अगर हम शुरू से ही ध्यान रखें, बीमारियों को फैलने ना दें या एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से ले, तो इससे क्या होगा, अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया जाए, कोई बीमारी हो रही है उसकी हम जल्दी से डायग्नोस कर ले, पता लगा लें कि कोई बीमारी है, कंटिन्यूसली उसकी केयर करें और कंट्रोल करें। कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं उसको नियंत्रित करें, डिजीज बढ़ने ना दें, प्रोग्रेशन यानी बीमारी को आगे बढ़ने ना दें, तो हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।
इसीलिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की थेरेपीज हैं वो हम सिम्टम्स पे ही मैनेज करना शुरू कर देते हैं। थोड़े से लक्षण दिखे तभी आप मैनेजमेंट शुरू कर दो तो बीमारी आगे बढ़ती नहीं है। नाउ चैप्टर खत्म हो गया, इसकी समरी देख लेते हैं। स्नैपशॉट में दिया हुआ है, हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य ये नहीं है कि आपका सिर्फ रोग नहीं है, आपको मतलब कोई डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं, बल्कि आप सोशल लेवल पे, समाज में, मेंटल लेवल पे मतलब अपने मानसिक तौर पर, और फिजिकल लेवल पे यानी स्वास्थ्य के हिसाब से, शरीर के हिसाब से आप स्ट्रांग हैं तो फिर आपको यहाँ पर तब कहते हैं कि ये हेल्थ है, मतलब स्वस्थ शरीर है हमारा। बीइंग हैप्पी हेल्प्स अस स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और अच्छी हेल्थ जो है वो हमारे मूड को इम्प्रूव करती है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर क्लोजली रिलेटेड। हेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप खुश रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अ डिजीज अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। जो हमारा शरीर है, अगर कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से, हमारा माइंड, बॉडी काम करना बंद कर देता है। सिम्टम्स आर व्हाट वी फील लाइक पेन और टायर्डनेस। साइंस आर व्हाट कैन बी सीन और मेजर्ड लाइक फीवर और रैश। सिम्टम्स क्या होते हैं? कि जो हम फील कर रहे हैं, सिम्टम्स माने लक्षण, कि पेन हो रहा है, थकान हो रही है। साइंस क्या होते हैं? जो हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे फीवर हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, तो हमें दिख रहे हैं, फीवर को हम नाप सकते हैं, लेकिन ये जो हम फील कर रहे हैं इन्हें हम सिम्टम्स बोलते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। पेन हो रहा है तो पेन को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल। ये जीवन कैसे आप जी रहे हो, खान पान कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है आपका, जर्म्स की वजह से ये नहीं होते नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल एक दूसरे से ना फैलने वाली बीमारी, जर्म्स की वजह से नहीं होते, बल्कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड विद हेल्दी हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो। लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल को चेंज करके चेंज कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज करके भी इनको प्रिवेंट कर सकते हो। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, जो फैलती है बीमारी, ऐसी कोई बीमारी है, तो ये पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और वॉर्म से होती है हमारे शरीर में। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल पैथोजन से। वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग डेड वीकेंस और हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म्स टू प्रिवेंट डिजीज। ये जो वैक्सीन होते हैं इसमें उसी जो जर्म्स हैं उसका ही एक हार्मलेस पार्ट यूज करके या डेड जो सब्सटेंस है उसको यूज करके वैक्सीन बनाए जाते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्यूरिंग डिजीज। डायग्नोसिस, अगर आप पहले ही बीमारी के बारे में सिम्टम्स देख के पता कर लो, उसको टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, तो क्योर जो है वो जल्दी से हो जाता है। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज तो मैं यही बता देती हूँ, समरी एंड, या एक्सरसाइज भी उसी वीडियो में कर लेंगे। एक्सरसाइज, समरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, अभी आप देख सकते हैं, वो जानकी स्टडी कॉर्नर पे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और फ्री जो क्वेश्चन शीट है वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हो। ओके, सो विल मीट वेरी सून ऑन the second channel with that video. So I hope all of you are loving these videos. अब मैं संस्कृत का chapter 3 भी अपलोड कर दूंगी, so don't worry, please keep learning and revising. Take care, bye.